हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे BHDLA 137 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे कि BHDLA 137 को आज देखेंगे। इसमें से क्वेश्चन आपका रहेगा फर्स्ट, पत्र लेखन से आप क्या समझते हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, तो इसको देखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हो सकता है आपके एग्जाम में ये देखने को मिले, तो इसको देखिए क्या कह रहा है कि पत्र लेखन से आप क्या समझते हैं। पत्र लेखन होता क्या है, ये संप्रेषण के माध्यम से क्या उपयोग है, इसके माध्यम से जानेंगे। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, यहाँ से देखिए आप सभी जो ना मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए तो आसानी तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा जाता है, पत्र का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा कागज जिस पर कोई बात लिखी या छपी हो। अब पत्र मतलब समझ सकते हैं कि पत्र किसके माध्यम से लिखा जाता है, कोई कागज कलम से ही लिखा जाता है। तो ऐसे कागज जिस पर कोई बात लिखी हो, पत्र वही होगा ना। जैसे कोई पत्र जो है ना, पत्रों में कुछ संदेश या बातें लिख कर जिसको जिनके तक पहुंचाने हाँ, तो उस वही एक प्रकार का पत्र होता है। ठीक है, पत्र लेखन के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। पत्र के माध्यम से जो ना आप अपने मन की बात, अपने भावना, अपने दुख, अपने सुख के बारे में भी इसके माध्यम से आप बता सकते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं ना, एक प्रकार के आप समझ सकते हैं कि लव लेटर होता है ना, कि आप जैसे किसी को प्रपोज कर रहे हो तो लव लेटर के रूप माध्यम से आप पत्र के माध्यम से जो ना अपनी फीलिंग्स को उस पर प्रकट करते हैं, और जो है ना वो लेटर उसके पास मतलब पत्र उसके तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये अपने विचार को व्यक्त करते हैं। पत्रों के माध्यम से एक व्यक्ति अपने बातों को लिखकर दूसरे तक पहुंचाता है। ओके, पत्र को अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम भी माना जाता है। पत्र को जो ना अभिव्यक्ति मतलब कि आप तक पहुंचाने का एक जरिया भी माना जा सकता है। ठीक है, किसी दूसरे की बात तक मतलब पहुंचाने के लिए एक जरिया भी माना जाता है। इससे अपनी बातों को लिखकर बहुत दूर तक पहुंचाया जा सकता है। आप जो ना डाक के माध्यम से जो ना अपनी बातों को चाहे कहीं भी हो, आप अपने से दूर तक पहुंचा सकते हो आसानी तरीके से। ओके, पहले हुआ क्या करता था, कबूतर के माध्यम से चिट्ठी लेके जाता था, पत्र लेकर जाता था। अब जो ना डाक है, तो डाक के माध्यम से मतलब हो जाती है। ओके, तो जिन बातों को लोग कहने में हिचकिचाते हैं, उन बातों को पत्रों के माध्यम से आसानी से समझाया या कहा जा सकता है। जैसे मैंने बताया ना लव लेटर में, ऐसे आप यदि आप समझ जाएंगे सामने वाले कि वो भी मतलब उनकी साइड से भी यस है, तो आपको ये लव लेटर हो, मैसेज वगैरह, ये सब किसी तीसरे की मतलब मतलब होता है ना क्या, सहायता लेने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आप जो है ना लव लेटर के माध्यम से यानी मैं पत्र के माध्यम से आप जो है ना आप अपने फीलिंग्स को बताएंगे और इसके माध्यम से उसके तक पहुंचाएंगे। ये आसान होता है। ठीक है, समझ सकते हैं ना, मेरी एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए आगे कहा जाता है, पत्र लेखन का प्रयोग बहुत से कामों में किया जाता है। ये पत्र लेखन का जो ना बहुत सारे कामों में चीज़ें में होता है। जैसे आजकल हमारे पास हाल चाल पूछने के लिए बहुत से आधुनिक साधन हैं। जैसे आजकल हम जो ना हम लोग SMS के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो साधन बन गए। पहले जैसे कि मोबाइल फ़ोन की जरिया नहीं थी, तो ये पत्र ही चला करते थे। ठीक है, फिर आगे कहा जाता है, लेकिन बहुत से कार्यों में पत्र लेखन ही करना पड़ता है। पत्र लेखन बहुत ही पुराना साधन है। ठीक है, सबसे पहला साधन यही है, पुराना साधन यही है पत्र लेखन। पहले आधुनिक साधन नहीं थे, इसलिए पत्रों के माध्यम से ही एक दूसरे की बात हुआ करती थी। इसे कला की संज्ञा दी जाती है। पत्रों में आजकल कलात्मक अभिव्यक्तियाँ हो रही है, ये सब सभी समझ रहे हैं। ठीक है ना, तो साहित्य में भी इनका प्रयोग किया जाना लगा है। एक अच्छा पत्र लिखने के लिए कलात्मक सौंदर्य बोधक भावनाओं का अभिव्यंजन किया जाता है। एक पत्र के द्वारा लेखक की भावना नहीं बल्कि उसका व्यक्तित्व की उभरता है। ये जो ना अपने पत्र के माध्यम से जो ना आप जो लेखक जो होता है, जैसे पत्र आप लिख रहे हैं, तो वो अपनी भावनाओं को लिखते लिखते जो ना उसका जो ना व्यक्तित्व भी पहचाना जाता है। जैसे आप पत्र तो लिख रहे हैं, पत्र के माध्यम से आप इस तरह से पत्र लिख रहे हैं, आपके जो ना उस तरह भावना तो समझ में आएगा ही आएगा। आपकी फीलिंग्स जो है, आप फीलिंग्स तो प्रकट कर दिए, लेकिन वो आज है ना आपका व्यक्तित्व किस तरह से आपको उस पत्र को पढ़ने से जो ना समझ सकता है, जाएगा। ठीक है ना, उसके आगे कहा जाता है, पत्र लेखन से हम व्यक्ति के चरित्र, दृष्टिकोण, संस्कार, मानसिक स्थिति, आचरण का पता चलता है। जैसे आप पत्र लिखते हैं ना, आपके बारे में सब कुछ समझ जाएगा वो सामने वाला, कि आप किस तरह से लिखते हैं, उसके जो आपकी मानसिकता कैसी है, दृष्टिकोण, अप्रोच क्या है, आप जो चरित्र, आपका करेक्टर कैसा है, सब कुछ आपको जो उस लेटर के माध्यम से समझ जाएगा। इस तरह की अभिव्यक्ति व्यावसायिक पत्रों की अपेक्षा सामाजिक और साहित्यिक पत्रों में ज़्यादा किया जाता है। ओके,
फर्स्ट पॉइंट में देखिए क्या कहा जाता है, पत्र को साहित्य की वो विद्या माना जाता है, इससे मनुष्य समाज में रहते हुए अपने भावों और विचारों को दूसरों से संप्रेषित करने के लिए पत्रों का प्रयोग किया जाता है। ये जो ना पत्र जो है ना साहित्य में हम लोग के लिए एक विद्या का रूप माना जाता है। ठीक है, ये जो मनुष्य में जो कहीं भी समाज में मनुष्य रहते हैं वो अपने भावों को जो ना वो पत्र के माध्यम से किसी तीसरे या दूसरे तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, उसके अतः व्यवसायिक सामाजिक कार्यालय से संबंधित विचारों को पत्रों के माध्यम से ही व्यक्त किया जाता है। जैसे आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आप पत्र के माध्यम से भी व्यवसाय कर सकते हैं। ठीक है, सामाजिक कार्य कर सकते हैं, कार्यालय में जो जैसे कि छुट्टी लेना हो, अवकाश लेना हो, तो उसमें भी ये पत्र के माध्यम से आपको हेल्प मिल जाती है, सहायता मिल जाती है। अब नेक्स्ट है, पत्रों के माध्यम से मित्रों और परिजनों के साथ संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। जैसे आपके मित्र हैं, परिजन हैं, रिश्तेदार हैं, तो इसके पत्र लिख के उसके हाल समाचार पूछ सकते हैं। ठीक है, इनके माध्यम से मनुष्य प्रेम सहानुभूति क्रोध प्रकट किए जा सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट है, जब कार्यालय और व्यवसाय में मुद्रित रूप से पत्रों का विशेष प्रयोग किया जाता है, मुद्रित रूप के पत्रों को सुरक्षित रखा जा सकता है। ये कार्यालय हो गया, व्यवसाय मतलब ऑफिस और बिजनेस के समय में भी जो ना ये पत्र में नहीं होता। जैसे आप पत्र में लिखा जाता है व्यवसाय में कि नहीं ये जो है ना प्लॉट जो है मेरे नाम कर दीजिए, मतलब इस प्लॉट में जो है ना ये फैक्ट्री लगेगी, वो फैक्ट्री लगेगी, चलिए आपका सिग्नेचर चाहिए। तो इस प्रकार का जो ना पत्र भेज देता है कि नहीं हम जो है ना इस प्लॉट में जो है ना ये फैक्ट्री की स्थापना करना चाहते हैं, आप सहायता हैं। तो आप दूसरे की जो ना मददगार जो होती है, जो आपकी सहायताकार होते हैं, वो लेटर उसके पास भेज देता है, पत्र उसके पास भेज देता जाता है। उसके बाद उसको पढ़ने के बाद वो समझ जाता है ये सही है या नहीं है। आप सभी बहुत जानते ही होंगे इसके बारे में। ठीक है ना, उसके बाद कहा जाता है छात्रों के जीवन में भी पत्रों का बहुत महत्व है। जो स्टूडेंट्स है वो पत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उसके लिए, जैसे कि स्कूल में छुट्टी लेना हो, फीस माफ़ करवाना हो, स्कूल छोड़ने के लिए हो, जैसे कि स्कूल में आप नहीं रहने का मन है, छोड़ने का मन है, छोड़ने का हो, या तो आप स्कूल पार्क कर चुके हैं, उसका कोर्स कंप्लीट हो चुकी वहाँ से, तो उस समय भी जो लिविंग सर्टिफिकेट जो होती है, लिविंग जो है लेटर होती है, वो इस तरह से आप सभी समझ सकते हैं। स्कॉलरशिप पाने के लिए कोई स्कॉलरशिप हो तो उसमें भी ये सभी चीज़ें जो ना आप पत्र के माध्यम से आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके तहत पत्रों के द्वारा सामाजिक संबंधों को मजबूत किया जाता है। पत्र को भविष्य का दस्तावेज भी कहा जा सकता है। पत्र के द्वारा जो है समाज में जो है सोसाइटी में जिस तरह से संबंध है उसको हम लोग मजबूत कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ओके, अब देखिए पत्र लेखन के लिए आवश्यक बातें, देखिए पत्र तो लिखते हैं लेकिन पत्र लिखने के लिए कुछ आवश्यक बातें भी है जो हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे फर्स्ट में जिसके लिए पत्र लिखा जाता है उसके लिए भी शिष्टाचार पूर्ण शब्दों का प्रयोग करने चाहिए। जैसे मान के चलिए आप अपने स्कूल में पत्र लिख रहे हैं तो आप सही तरीके से प्रधानाचार्य महोदय, प्रधानाचार्य के बारे में आप लिखेंगे। ऐसा नहीं कहना कि आप जो ना स्कूल में लिखेंगे अपने दोस्त के बारे में लिख दें, प्रिय मित्र कैसे हो, ये हो, आप मित्र के बारे में और प्रधानाचार्य के तुलना में जो ना बहुत ही डिफरेंट होता है। आप मित्र को गाली भी दे के कर सकते हो, चलेगा। प्रधानाध्यापक को अगर आप इस तरह से अभद्र शब्द लिखोगे तो दिक्कत है। ठीक है, यही कहा जा रहा है। उसके बाद कहता है पत्र में हृदय के भाव स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। आप जो है ना पत्र जो लिख रहे हैं आपकी सही में भावनाएं जो है हृदय से नहीं होता है कि आपकी जो ना फीलिंग्स जैसी हो उस तरह से वो देखनी चाहिए। अब जो भी लिख रहे हैं उसके सभी तरीके से वो सच होनी चाहिए, सही होना चाहिए। पत्र की भाषा आसान और स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप पत्र लिख रहे हो ऐसा ऐसा वर्ड यूज कर रहे हो जो मतलब सामने वाला समझ ही ना सके, और साफ साफ लिखे जैसा कैसा हैंडराइटिंग में लिख रहे हैं कि आपको जो ना आप ही समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ें बातों पर, इन सभी चीज़ों की बातों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट है पत्र में बेकार बातें नहीं लिखनी चाहिए, उसमें मुख्य विशेष के बारे में ही बातें लिखनी चाहिए। जैसे आप मान के चलिए आप पत्र लिख रहे हो दोस्त को, उसमें लिखना है कि खाना खाए, मतलब पूछ रहे हो क्या आपने खाना खा लिया, तो आप उसी सवाल को इस तरह से घुमा के लिख रहे हो। आप जगने के बाद ब्रश किए, ब्रश करने के बाद फ्रेश हुए, मतलब फ्रेश हुए ब्रश किए, मुँह हाथ धोए, उसके बाद रेस्ट किए, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट किए, मतलब इस तरह से आप पूछेंगे तो इस तरह से अटपटा लगता है। ठीक है ना, तो मतलब घुमा फिरा के ना बात करें और डायरेक्टली जो पूछ रहे हैं उस तरह से इस तरह से बिहेव करके पूछे जो आसान हो और अच्छा भी हो।
नेक्स्ट पॉइंट आपका, पत्र में आशय स्पष्ट करने के लिए छोटे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे आप कोई चीज़ें हैं, कोई पत्र लिख रहे हैं, उसमें छोटा से छोटा वर्ड यूज कीजिए, ताकि सामने वाला अगर मान के चलिए वो व्यस्त हैं, तो आपके जो उस छोटे वर्ड के माध्यम से वो समझ जाए क्या कहना चाहते हैं आप। तो यही सब चीज़ें हैं। तो इस तरह से पत्र लेखन के बारे में हम लोग देख चुके हैं। पत्र लेखन के जो बारे में जो सब कहा जाता है, पत्र लेखन से आप क्या समझते हैं, पत्र लेखन के बारे में समझे, उसका जो उपयोगी सब बातें हैं उसको हम लोग देख चुके हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ये देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। तो इसको जरूर एक बार फिर से रिविजन कर लीजिएगा, और उसका PDF जो है ना आप सभी को पता ही होगा, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, संप्रेषण के सिद्धांतों का वर्णन करें। देखिए संप्रेषण के बारे में हम लोग तो बहुत अच्छे से समझ चुके हैं यूनिट 1 में। अब जो है ना ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं, इसको देखना जरूरी है। तो इसको देखिए, संप्रेषण के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। संप्रेषण के सिद्धांत, कोई भी व्यक्ति अपने विचारों, भावना या किसी संप्रत्यय को किसी दूसरे व्यक्ति को व्यक्त करता है। कोई व्यक्ति जो है अपने विचार, अपने फीलिंग, अपने भावना जो भी हो, तो वो किसी दूसरे व्यक्ति को व्यक्त किया जाता है। ये संप्रेषण का ही है, ठीक है। अतः संप्रेषण द्विपक्षीय प्रक्रिया है। संप्रेषण में कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, 2 पक्ष होना चाहिए, दोनों के पक्ष होने चाहिए, ओके। संप्रेषण के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। सजगता का सिद्धांत, सजगता का सिद्धांत में से क्या कहा जाता है, संप्रेषणकर्ता और संप्रेषण ग्रहण करने वाले व्यक्ति संप्रेषण क्रिया के समय सजग रहते हैं। ये जो है संप्रेषणकर्ता और संप्रेषण, जैसे आप कोई किसी से बात कर रहे हो, आप पर सवाल पूछे जाते हैं, तो सवाल पूछने वाले और जो सवाल का जवाब देते हैं, वो दोनों के बीच जो है ना समय सजग रहते हैं, समय लिमिट रहते हैं, समय के बारे में रहते हैं, ठीक है। और यदि इस प्रक्रिया में कोई एक व्यक्ति सजग नहीं रहता तो संप्रेषण क्रिया पूरी नहीं होती। कोई व्यक्ति जो है ना आपके सामने में संप्रेषण कर रहे हैं, तो एक आदमी सवाल पूछ रहे हैं और दूसरे व्यक्ति का जो ध्यान कहीं और है, तो ये वो डिजिटल मतलब सुन ही नहीं रहा, तो इस प्रकार वो संप्रेषण की क्रिया नहीं हुआ, वो अधूरी ही हुआ, ठीक है। उसके देखिए आगे कहा जाता है, नेक्स्ट पॉइंट आपका योग्यता का सिद्धांत है। योग्यता के सिद्धांत के अंतर्गत संप्रेषण करने वाले दोनों व्यक्ति योग्य होने चाहिए। अब संप्रेषण के मतलब, जैसे कि आप कोई व्यक्ति जो है आप पार्ट सेकेंड में है, मतलब सेकेंड ईयर में है, और आपके सामने जो है ना वह 12th क्लास का स्टूडेंट है, तो दोनों के बीच मतलब संप्रेषण कैसा हुआ, आप लेवल भी थोड़ा, एज भी हो गया, आप सीनियर भी हुए, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस तरह से जो ना दोनों के बीच भिन्नताएं बहुत सारी होगी, ठीक है। तो दोनों योग्य होने चाहिए, ओके। उसके बाद यदि कक्षा में अध्यापक अपने विषय में योग्य नहीं है, तो वह कक्षा में संप्रेषण करते समय उचित भूमिका नहीं निभा सकते। जैसे आपके सामने, जैसे आप सेकेंड ईयर में ही हैं, आप पढ़ रहे हैं, इसमें हम ही जैसे पढ़ा रहे हैं, आपको सही तरीके से हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं, और आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिसको आप समझ सकते हैं, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इस प्रकार आप अच्छे हैं। आपको जिस तरह लेवल की पढ़ाई चाहिए वो लेवल मैं नहीं दे पा रहा हूँ, या मैं उस लेवल को पढ़ा रहा हूँ जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये तो दोनों में कोई ना कोई ये संप्रेषण हम दोनों के बीच नहीं हो पा रहा है। या तो हम आपके लेवल नहीं है, या तो आप मेरे लेवल के नहीं है। तो यही कहा जा रहा है, यही समझाने की प्रयास कर रहा है, संप्रेषण होने के लिए इक्वल होना चाहिए। योग्यता का सिद्धांत, योग्यता इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना, ओके। अगर टीचर है तो आपसे कहना क्लास के बारे में जो ना उसके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको जितना पता है वो सामने वाले को, टीचर को भी उतना ही पता है, कुछ एक्स्ट्रा भी पता ना हो, तो इस प्रकार का संप्रेषण नहीं हो पाएगा। टीचर हैं, क्लास में जो है ना सारे के सारे गुण होने चाहिए, सारे की सारी टॉपिक्स कवर होने चाहिए, सारी चीज़ें को मतलब मीनिंग होना समझना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी संप्रेषण का ही सिद्धांत है, योग्यता का सिद्धांत। और उसके बाद कहा जाता है सहभागिता का सिद्धांत। संप्रेषण द्विपक्षीय प्रक्रिया है, जैसे पहले भी वो देख चुके हैं। अतः संप्रेषणकर्ता और ग्रहण करने वाले दोनों के मध्य सहभागिता होनी चाहिए, ठीक है। जो भी किसी से संप्रेषण में बात करते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, तो दोनों के जो ना संप्रेषण में सहभागिता होनी चाहिए, जिससे संप्रेषण किसी क्रिया पूरी की जा सकती है, ओके। नेक्स्ट तो है आपका उचित सामग्री का सिद्धांत है। संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात उचित सामग्री होनी चाहिए। अब जो ना उचित सामग्री, जो भी संप्रेषण तो कर रहे हैं, अब उसमें सही तरीके से जो महत्वपूर्ण तरीके से जो सामग्री होगी, तो वो सामान होंगे, चीज़ें होंगी, तो उसको रहना चाहिए, उचित रहना चाहिए, ठीक है। उचित सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो संप्रेषण के उद्देश्य, संप्रेषण की परिस्थितियाँ तथा माध्यम से मेल खाती हो, और विद्यार्थियों के स्तर, योग्यताओं, क्षमताओं और तथा संप्रेषण कौशलों का ध्यान रखकर चलती हो, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं जिसमें उचित सामग्री भी होना चाहिए। अब जैसे विद्यार्थियों के लिए हो गई योग्यता, क्षमता हो गई, कैपेसिटी हो गया, ठीक है। तो ये संप्रेषण के लिए ध्यान रखकर चलती है, ठीक है। तो बस
ये भी ये जो है आपका शॉर्ट में था संप्रेषण के सिद्धांत का वर्णन, तो इसको भी देख लीजिएगा। आपका जो है शॉर्ट में आपको किस तरह से पूछे जाएंगे, एक सवाल पूछे जाएंगे, सवाल में जो है 3 से 4 आपको सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन में जो ना होता है ना ऑप्शन टाइप के कि आपको 4 दे देंगे, 4 में से बताया जाएगा कि इसमें से किन्हीं 2 को बताए, तो इसमें से ये पूछने की संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, लिखित संप्रेषण का आशय स्पष्ट करते हुए बताए कि उसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए लिखित संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण, ये सभी जो हम लोग यूनिट 1 में देख चुके हैं। जो भी अभी तक यूनिट 1 नहीं कवर किए हैं उसको देख लीजिएगा, उसका जो प्लेलिस्ट बना दिया गया है BHDLA 137 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के नाम से, तो उसका देख लीजिएगा। उसका लिंक जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। VVI क्वेश्चन है आपका, ये 100% आपको रहेगा ये क्वेश्चन लिखित संप्रेषण से, ठीक है। लिखित संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से, ठीक है। तो बस आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं। देखिए 2 सवाल किए, तीसरा सवाल तो आपके बारे में बता दिए, इसको ये भी मतलब 3 सवाल कवर, मतलब ये जो है ना बहुत ही जो भी सवाल थे उसमें हम ढूंढ के कर रहे हैं। और आप सभी को मैं यही कहूँगा यूनिट 1 और 2, 3 जरूर कंप्लीट कीजिएगा, उसी से आप पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा। चलिए आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं। जो भी चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करने में जो भी डाउट हो डाउट पूछिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।